नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में कि किस तरह से सकारात्मक प्रयास के द्वारा देश को कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाएं, क्योंकि आज भी समाज में कुष्ठ रोग को लेकर के काफ़ी सामाजिक भेदभाव बना हुआ है और कुष्ठ रोग से लड़ना इस क्षेत्र में आज हम सबकी जिम्मेदारी है। तो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस तरह से हम अपने देश से कुष्ठ रोग को समाप्त कर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं जनपद वाराणसी के जिला कुष्ठ रोग अधिकारी राहुल सिंह। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, कुष्ठ रोग आज भी समाज में एक तरह से भेदभाव के रूप में देखा जाता है और जिसको हो जाता है उसके अंदर एक हीन भावना की समस्या भी पैदा हो जाती है जी। तो बेसिकली ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान शुरू में ही हमारे किस तरह से जो रोगी भाई हैं वो कर लें? बहुत धन्यवाद आपका। कुष्ठ रोग, जैसा कि आप अवगत हैं, ये एक बहुत प्राचीन बीमारी है। बहुत पहले से ही कुष्ठ रोग के बारे में चर्चा की जाती है और पहले माना जाता था कि ये किसी पूर्व जन्म में किए गए पापों का फल है या इस जन्म में किसी गलत कार्य करने के कारण उत्पन्न हुआ है। लेकिन सन 1873 में एक वैज्ञानिक हुए G.A. हैंसन, जिन्होंने सर्वप्रथम ये ज्ञात किया कि ये एक बैक्टीरिया से होता है। ये कोई पापों का फल नहीं है, बल्कि एक साधारण बीमारी है जो एक बैक्टीरिया से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और उसके बाद इसकी दवा को खोज की शुरू हुई और सबसे पहली दवा 1940 में आई, डेप्सोन। उसके बाद 1960 में क्लोफाजिमीन और 1970 में रिफाम्पिसिन आई और 1983 में बहु औषधि उपचार शुरू हुआ। उसके बाद देखा गया कि कुष्ठ रोग क्रमशः काफ़ी नीचे की ओर, घटाव की ओर चला गया। कुष्ठ रोग ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में दाग धब्बे बनते हैं, जिसमें खुजली नहीं होती। मतलब ये लक्षण है, उसके लक्षण है। इसमें कभी खुजली नहीं होती। ये चमड़े के रंग से हल्के या गाढ़े होते हैं। इसमें पसीना नहीं होता, इसमें बाल नहीं होते, ये सुन्न होते हैं। सुन्न दाग धब्बों का ज्ञान कुष्ठ रोग की है पहचान। जहाँ किसी को सुन्नता हो वो कुष्ठ रोग हो सकता है। मतलब वो अंग पूरा एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय, वो पार्ट निष्क्रिय होता है और उसके बाद वो नसों को प्रभावित करता है। नसों में जब ये जाता है बैक्टीरिया तो हाथ पैर में झंझनाहट होगी और उसके बाद हाथ पैर की मांसपेशियाँ और आँख की मांसपेशी काम करना बंद करती है, जिससे हाथ पैर नीचे की ओर लटक जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ड्रॉप फुट ड्रॉप या रिस्ट ड्रॉप। हाथ नीचे गया, पैर नीचे लटक गया, चल नहीं पाता, पैर को ऊपर उठा नहीं पाता और कटोरा चम्मच लोटा कुछ पकड़ नहीं सकता। वो पेशेंट एक तरह से क्रिपल्ड हो जाता है, दूसरे के भरोसे हो जाता है। लेकिन उसके शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है ना? किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन जो मुख्यतः हाथ में, पैर में और नेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की नसें सुपरफिशियल होती हैं और बैक्टीरिया ठंडी जगह पे रहता है। तो जो सुपरफिशियल नर्व्स हैं वो हाथ और पैर की और आँख की होती है। उन्हीं को ये सर्वप्रथम पकड़ता है और धीरे धीरे वो नर्व अप्रभावी हो जाती है, अपना कार्य नहीं कर पाती। ये संक्रामक रोग है डॉक्टर साहब, या जैसे होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, इसके बैक्टीरिया अगर किसी को छींक देने से या उसके संपर्क में ज़्यादा दिन रहने से भी फैलता है, तो ये इसका जो फैलाव हो किस तरह से होता है? कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुष्ठ रोग से प्रभावित जो व्यक्ति होता है उसकी नेजल म्यूकोसा, नाक में रहते हैं और बहुतायत की संख्या में होते हैं, लाखों की संख्या में। तो जो व्यक्ति खांसता छींकता है तो वो सामने वाले व्यक्ति के शरीर में बैक्टीरिया उड़ के पहुंचता है। इसे हम लोग कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और जब ये पहुंचता है तो सामने वाले व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश करके ये खून की नलियों द्वारा नसों में पहुंचता है, जिसे हम लोग ऊपर की शीत को कहते हैं श्वान सेल्स। उसमें जाके ये मल्टीप्लाई करता है, बढ़ता है और तब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और इस बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है।
तो 99.9% केसेस में जिसकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, उसमें ये बैक्टीरिया संक्रमण नहीं कर पाता। मतलब जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनमें संभावना ज़्यादा रहती है। जी, जो कमज़ोर हैं, जो मालनरिश्ड हैं, जो बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनके जो स्टेरॉइड की दवा खाते हैं, जिनकी बॉडी इम्यूनिटी वीक है, उसी में ये आगे बढ़ता है और नर्व को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले चमड़े में जाएगा, और चमड़े में जब सुन्नता हो जाएगी तो हम इसको तुरंत, अगर सरकारी अस्पताल पहुंच गए, क्योंकि ये सुन्न है, खुजली होती नहीं, तो लेकिन बहुत शुरू में पहचान करना बड़ा कठिन होता है, तो मतलब प्रारंभिक अवस्था में ही कैसे उसकी पहचान कर लें? अब मैं आपको बता दूं कि कुष्ठ कहाँ नहीं होता है। तो ऐसे दाग धब्बे जिसमें सुन्नता नहीं है, अर्थात खुजली हो, वो कुष्ठ रोग नहीं है। ऐसे दाग धब्बे जो किसी मौसम में आते हैं और ठीक हो जाते हैं, अगले मौसम में, वो कुष्ठ रोग नहीं है। ऐसे दाग धब्बे जो दवा से ठीक हो जाते हैं, वो कुष्ठ रोग नहीं हैं। ऐसे दाग धब्बे जो जन्म से हैं, वो कभी कुष्ठ रोग नहीं हैं। और ऐसे दाग धब्बे जो दूधिया सफ़ेद हों, दूध की तरह सफ़ेद, इसकी बहुत भ्रांति है। दूधिया सफ़ेद कभी कुष्ठ रोग नहीं होता। वो क्या होता है, एक मेलानिन पिगमेंट होता है, वो शरीर से चला जाता है, जिसके कारण वो पार्ट, वो स्थान दूध की तरह सफ़ेद, दूधिया सफ़ेद दिखता है। इसको ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो कहते हैं। मतलब त्वचा की बीमारी हो एक तरह से। ये त्वचा की बीमारी है, ये कुष्ठ रोग नहीं है। कुष्ठ रोग में जैसा मैं बताया, सुन्नता होगी, बाल नहीं होंगे, पसीना नहीं होगा, हाथ पैर में झुंझुनाहट होगी, हाथ पैर की मांसपेशियां काम नहीं करेंगी, हाथ और पैर में चोट लग जाएगी, पता नहीं चलेगा, आँख में भी अगर चोट लग गई तो पता नहीं चलेगा। तो इनके जो इलाज है, जो भी कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति है जी, अगर वो इलाज कराना चाह रहे हैं तो ये इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है शायद सरकार के द्वारा। आप सभी से निवेदन है कि जिस व्यक्ति में सुन्न दाग धब्बे हों, ऐसे दाग धब्बे जिसमें खुजली न होती हो, वो रोगी तत्काल सरकारी अस्पतालों पर आएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, दीनदयाल अस्पताल, कमरा नंबर 321 इसी के लिए बना हुआ है। इसमें दो तरह की होते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण। एक होता है पीबी, जिसे पॉसी बैसिलरी कहते हैं, और एक होता है एमबी, मल्टी बैसिलरी। मल्टी बैसिलरी संक्रामक होते हैं। अच्छा, ये जो कुष्ठ रोग के प्रकार हैं, कौन ज़्यादा घातक होता है? पॉसी बैसिलरी मतलब 5 या उससे कम पैच हो, या एक नर्व या कोई नर्व न हो, तो ये पॉसी बैसिलरी, ये घातक नहीं है, ये संक्रमण की स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर एमबी हो गया, मतलब 6 पैच या उससे ज़्यादा हो, या 2 नसें हो, तो वो मल्टी बैसिलरी है। वो दूसरे को रोग, कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को बीमार बना सकता है। डॉक्टर साहब, इसके लिए आप लोग कुछ जांच भी कराते हैं क्या, कि कंफर्म हो जाए कि नहीं? इसके लिए हम लोग पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, फिर वॉलंटरी मसल टेस्ट करते हैं, और हम लोग स्लिट स्मीयर एग्जामिनेशन करते हैं स्किन का। उससे ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें बैसिलाई है कि नहीं है। ये सभी सुविधा कमरा नंबर 321 दीनदयाल अस्पताल, पांडेपुर, वाराणसी में उपलब्ध है। कितने दिन में ये रोग एक तरह से ठीक हो जाए? अगर हमारे रोगी भाई इलाज करते हैं जी, तो अमूमन कितने दिन में वो रोग ठीक हो जाना चाहिए? इसमें जो पीबी होता है वो 6 महीने दवा चलती है। ये सभी दवाएं निःशुल्क हैं, सरकारी अस्पताल पे बहुतायत में उपलब्ध हैं, और एमबी में 12 महीने दवा चलती है। लेकिन सबसे ये अनुरोध है कि नियम से दवा खाएं, दवा आधा छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें। और ये WHO से अप्रूव्ड है कि पीबी में अगर 6 महीने दवा खा लेंगे तो वो फिर बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। एमबी में जो 12 महीने दवा खा लेंगे वो बीमारी से मुक्त हो जाते हैं, और इसकी एक सिंगल सुपरवाइज्ड डोज दी जाती है। उसको अगर खा लेंगे सिंगल डोज, तो वो दूसरे को रोग फैलाने की शक्ति में नहीं रहेंगे। मतलब एक खुराक खाने से भी उनकी संक्रामकता शून्य हो जाती है, रोग फैलने की शक्ति उस व्यक्ति के अंदर नहीं रहती। डॉक्टर साहब, जो इस तरह के रोगी हैं,
जो कुष्ठ रोगी हैं उनके लिए किस तरह का खान पान होना चाहिए, किस तरह का आहार होना चाहिए, कि या वो सब कुछ खा सकते हैं? कुष्ठ रोगी जो अब आ रहे हैं, भगवान की कृपा से सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग अब अपना इलाज समय से करा रहे हैं। विभिन्न अस्पताल जगह जगह खुल गए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुल गए, तो अर्ली डायग्नोसिस हो रही है, रोग तुरंत पता चल रहा है और पैच में ही हम लोग रोगियों को उस समुदाय से पहचान ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में नर्व पर उसका एक्शन नहीं आता है और विकलांगता की स्थिति नहीं हो रही है जो पहले हुआ करती थी। चाइल्ड केस भी हमारे पास नहीं है। 14 साल से लेके उसके नीचे वाले कोई भी रोगी अभी तक नहीं मिले हैं 10 सालों में, और विकलांगता के भी कोई रोगी 10 सालों में नहीं मिले हैं कुष्ठ जनित। मतलब एक तरह से कहा जाए कि अगर ये रोग काफ़ी लंबा समय तक अगर है तो विकलांग होने का भी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। हाँ, हाथ पैर आपके अगर अल्नर नर्व चली गई, हाथ में हमारी 3 नर्व प्रभावित होती हैं, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व और रेडियल नर्व। पैर में पॉप्लिटियल और पोस्टीरियर टिबियल, ये तो प्रभावित होती है। पैर की जाने पर नसें, हम पंजा उसका नीचे लटक जाता है, ड्रॉप फुट कहते हैं, वो फिर वो पंजा ऊपर कर ही नहीं पाएगा, तो जब वो चलेगा तो पैर उसका घिसता हुआ जाएगा। और हाथ की गई तो हाथ हमारा, ये उंगलियां काम करना बंद कर देंगी और उसके बाद वो लोटा नहीं पकड़ पाएगा, कोई चीज़ पकड़ नहीं पाएगा। तो ये एक बड़ी गंभीर अवस्था है और 15 से 45 साल इसका मेन एज ग्रुप है, जो किसी व्यक्ति के कमाने का कार्यकाल होता है, अपने परिवार के भरण पोषण का कार्यकाल होता है। तो ये तभी होता है जब पैच को नेग्लेक्ट करते हैं। पैच आ गया, सुन्नता है, और हम डॉक्टर से भागते हैं कि ये तो सुन्न है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृपया सुन्न दाग धब्बों को हमेशा एक गंभीरता से लें, अन्यथा की स्थिति में अगर नर्व प्रभावित हो गई तो ये फिर ठीक नहीं होता। और डॉक्टर से अपना संपर्क करके उचित इलाज तत्काल जो है स्वास्थ्य। जो ये चल रहा है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके 3 उद्देश्य हम लोग बनाए हैं। पहला ये कि हमारा विकलांग रोगी की संख्या 10 लाख में 1 से कम हो जाए। दूसरा, हमारे कोई चाइल्ड केस ना रहे, कोई भी बच्चा रोगी कुष्ठ रोग से पीड़ित न हो। तीसरा, हमारा जो प्रेवलेंस रेट है वो 10,000 में 1 से कम हो जाए। चौथा है कि हमारे जो विकलांग रोगी हैं उनको हम RCX सर्जरी द्वारा, ऑपरेशन द्वारा जो नैनी में हो रहा है, वो तत्काल वहाँ भेज के उनको विकलांगता को दूर कर सकें और उनकी सम्यक उपचार कर सकें। ये हमारे 4 मेन उद्देश्य हैं, जिसमें जो इंडिकेटर्स हमारे 3 ही हैं जो पहले मैं बताया आपको। डॉक्टर साहब, बहुत सारे रोगी ये मान लेते हैं कि ये ईश्वरीय प्रकोप है, कुष्ठ रोग को मान लेते हैं कि ईश्वरीय प्रकोप है और इलाज नहीं करवाते हैं। तो अगर वो इलाज नहीं करवाते हैं तो उनके अंदर किस तरह का कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं जो है उत्पन्न हो सकती हैं? अब जो सुन्न दाग धब्बे अपना रखा है, वो 1 धब्बे पहले होंगे, उसके बाद वो बढ़ते जाएंगे, स्किन का इन्वॉल्वमेंट होता जाएगा, और जब वो MB में जाएगा, जब उसके 6 पैच हो जाएंगे तो फिर नर्व का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगा, और 1 से अधिक नर्व प्रभावित होने पर उनको अल्नर क्लाइंग होगी। सबसे पहले अल्नर नर्व प्रभावित होती है, देखा गया है। उसमें जो हमारी छोटी उंगली है, ये और ये उंगली ऐसे टेढ़ी हो जाएगी और इस भाग की सुन्नता हो जाएगी। तो जब इस भाग की सुन्नता हो गई और अल्नर क्लाइंग हो गई तो वो जैसे कहीं लोटा लेके जा रहा, लोटा गिर जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, कोई चीज़ उठा नहीं सकेगा। फिर मीडियन नर्व जाएगी तो कंप्लीट क्लाइंग हो जाएगी, ये पूरी उंगली ऐसे हो जाएगी। और रेडियल नर्व गई तो रिस्ट ड्रॉप हो गया, फिर उसका हाथ उठा नहीं पाएगा, फिर उसका हाथ बेकार हो गया, तो कोई भी काम हाथ से कर नहीं पाएगा। और कुष्ठ रोग का सबसे बड़ा ये दुष्प्रभाव है कि जो भी पैच होता है, जो सुन्नता होती है, वो दवा से ठीक नहीं होती, आगे का प्रभाव रुक जाता है। लेकिन जो सुन्न हो गया वो इरिवर्सिबल है, उसको हम बैक नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो विकलांगता भी होती है, वो भी अगर 6 महीने के अंदर डायग्नोज नहीं हुई तो वो परमानेंट एक डिसेबिलिटी हो जाएगी, और उस विकलांगता से फिर व्यक्ति निकल नहीं पाएगा, फिर उसकी सर्जरी कराना पड़ता है,
रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। मतलब एक तरह से कहा जाए कि अगर किसी को भी कुष्ठ रोग का लक्षण दिखाई दे तो वो तुरंत अपने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करे, तो उसका समय पर अगर इलाज हो जाएगा तो जल्दी स्वस्थ भी हो जाएगा और आगे इसका फैलाव भी नहीं हो पाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आपने हमारे दर्शक भाइयों को इतनी सी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।